अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एमए केमिस्ट्री। आज की ये वीडियो जो है पीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री के टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि मैंने देखा है पिछले कुछ 4-5 दिन के अंदर जो है मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है बहुत ही कन्फ्यूजन चल रही है। ख़ासतौर पर जो इस दफ़ा फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, न्यू कैंडिडेट्स जो हैं, फ़र्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं पीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए, तो उनके जहनों में कई किस्म के सवाल हैं। पेपर पैटर्न के हवाले से, मार्किंग के हवाले से, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, टेस्ट का कह लें कि टाइम कब है, कितने टाइम के बाद जो है वो पेपर होना है, उसके बाद उसकी तैयारी कैसे करें, उसका सिलेबस क्या है। तो ये सारे जो हैं क्वेश्चंस के आंसर इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वीडियो जो है आप लोगों ने पूरी तवज्जो से सुननी है ताकि बाद में आपको किसी किस्म का मसला ना हो, ठीक है। और वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इंशाल्लाह जो है वो इंटरव्यू तक के लिए जितना भी कह लें कि स्टेप बाय स्टेप ज़रूरत होगी डाटा की, इंफॉर्मेशन की, वो इंशाल्लाह हम लोग इसी चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन में ऑल को प्रेस कर देना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके, ठीक है जी। तो गाइस चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। पीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी पेपर पैटर्न, उसके बाद मार्किंग, चांसेस कितने हैं, उसके बाद सिलेबस इसका क्या है, एग्ज़ाम की डेट क्या है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, उसका क्या तरीक़ाकार है, ठीक है। और साथ आप लोगों के साथ जो है पास पेपर जो रिसेंटली अभी हुआ है 2021 कह लेंगे जनवरी 22 के अंदर, वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा इस वीडियो के एंड के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले जी पेपर पैटर्न के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो पेपर आप लोगों का MCQs बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर कि आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप पेपर यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसके हवाले से पेपर नहीं होता। पेपर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का MCQs बेस होता है, ठीक है। और इस पेपर के अंदर टोटल आप लोगों के 100 MCQs होते हैं, ठीक है। और उन 100 MCQs में से 80 MCQs आप लोगों के केमिस्ट्री के हैं, जबकि 20 MCQs आप लोगों के जीके जनरल नॉलेज के हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के कौन सा पोर्शन कहाँ से कितने MCQs आते हैं और जीके कहाँ कहाँ से आता है, तो ये इंशाल्लाह हम आगे चल के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल टाइम जो अलाउ होता है आपको इस पेपर के लिए, पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, वो होता है जी 1.5 आवर्स, मतलब 90 मिनट्स का टाइम है आप लोगों के पास 100 MCQs अटैम्प्ट करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास एक MCQs अटैम्प्ट करने के लिए 54 सेकंड्स हैं, ठीक है। तो ये टाइम आप लोगों ने जहन के अंदर रखते हुए तैयारी करनी है अपनी, ठीक है। यानी 1 मिनट से भी कम टाइम होगा आप लोगों के पास एक MCQs अटैम्प्ट करने के लिए, ठीक है। मार्किंग की अगर बात करें हम नेक्स्ट, तो हर एक MCQs का एक नंबर है, ठीक है। मतलब आपके 100 MCQs हैं तो आपका 100 मार्क्स का ही पेपर है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है और हर एक MCQs गलत होने पर आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप 4 MCQs गलत करते हैं तो असल में आपके 4 नहीं गलत हो रहे बल्कि 5 हो रहे हैं, क्योंकि आपका एक नंबर माइनस हो जाएगा 4 MCQs गलत होने पर, ठीक है। उसके बाद अगर आपका टोटल सम जो है वो पॉइंट्स में आए, लेट्स से जी किसी के मार्क्स आ गए जी 63.50, लेट्स से जी किसी के मार्क्स आ गए 63.50, तो अब ये जो 50 है इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। ये 50 जो है इसको राउंड ऑफ करके मतलब कि उसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 64। क्लियर जी। तो नेक्स्ट पासिंग मार्क्स कितने हैं जी? 100 में से 40 मार्क्स जो हैं ये पासिंग मार्क्स हैं, यानी 100 में से 40 नंबर वाला जो है वो पास है इस टेस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद होता है जी अगर आप लोग टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, आपके 100 में से कह लें कि 40 या अबव मार्क्स आ जाते हैं, तो फिर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए जो है वो कॉल किया जाएगा, ठीक है। अब इंटरव्यू जो है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि हमारे पास हर एक सीट के लिए टोटल जो है वो 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो कह लें कि उनको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। मतलब कि आपके पास लेट से अगर टोटल जो हैं वो 30 सीट्स हैं, तो 30 जो है अगर 5 कैंडिडेट हर एक सीट के लिए उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाना है, तो टोटल आपके पास 150 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है।
अगर हम लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो लास्ट ईयर जो है वो कह लें कि 90 के करीब सीट्स थी पीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री, और इसके लिए टोटल जो उन्होंने कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए कॉल करनी थी वो 450 कैंडिडेट उनको रिक्वायर्ड थे, 450 के करीब, ठीक है। लेकिन जो है लास्ट टाइम जो है वो 450 कैंडिडेट्स जो हैं वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए। रिटन टेस्ट जो है वो कह लें कि इससे तादाद कम ही थी, 325 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई कर पाए थे रिटन टेस्ट। तो इस वजह से फिर उन सब कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो इंटरव्यू जो है ये भी क्वालिफाई करना लाजमी है। तो इंटरव्यू के जो पासिंग मार्क्स, इंटरव्यू के भी मार्क्स होते हैं और इंटरव्यू के जो पासिंग मार्क्स हैं वो हैं जी 50%, ठीक है। यानी इंटरव्यू जो आप लोग पहले रिटन टेस्ट दे रहे हैं उस टेस्ट के अंदर 40% आप लोगों के पासिंग मार्क्स हैं, जबकि जो आप लोग इंटरव्यू देंगे उस इंटरव्यू के टोटल पासिंग मार्क्स जो हैं वो 50 हैं, ठीक है। यानी 50% मार्क्स हासिल करना जो है उसके लिए ज़रूरी है ताकि आप जो है वो आगे क्वालिफाई कर सकें। नेक्स्ट अगर हम लोग चांसेस की बात करें तो टोटल जो हैं आप लोगों के पास एक पोस्ट के लिए पीपीएससी में 3 चांसेस होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि आप 3 मरतबा से ज़्यादा कह लें कि अटैम्प्ट नहीं कर सकते एक पोस्ट के लिए पीपीएससी के अंदर, ठीक है। अब चांस आपका अवेल कब होगा और सिक्योर कब होगा ये कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पहले अगर कोई कैंडिडेट जो है वो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता, फेल्स टू क्वालिफाई रिटन एग्ज़ाम, तो इसका मतलब कि उसका वो चांस वो अवेल हो गया है। क्या हो गया है? अवेल हो गया, मतलब वो वेस्ट हो गया है एक चांस उसका, ठीक है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट जो है वो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले लेकिन उसको इंटरव्यू के लिए कॉल ना आए, नॉट कॉल फॉर इंटरव्यू, तो इसका मतलब उसका चांस सिक्योर है, वो वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए और इंटरव्यू जो है वो क्वालिफाई ना कर पाए, मतलब रिटन एग्ज़ाम उसने क्वालिफाई कर लिया 40% मार्क्स के साथ, लेकिन जो इंटरव्यू के 50% मार्क्स थे वो नहीं हासिल कर सका, उसको वो क्वालिफाई नहीं कर सका, तो इसका मतलब कि उसका वो चांस अवेल हो गया है, वो चांस उसका वेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर तो कैंडिडेट जो है वो रिटन एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेता है, उसके साथ साथ जो है इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाता है, लेकिन उसको कॉल नहीं आती रिकमेंडेशन की, यानी ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता या वो सिलेक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब कि उसका वो चांस सिक्योर है, वो अवेल्ड नहीं हुआ, ठीक है, वो वेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है इस पोस्ट के लिए लेकिन वो एग्ज़ाम देने नहीं जाता, किसी भी वजह से कह लें कि वो एग्ज़ाम के अंदर अपीयर नहीं होता, तो इसका मतलब कि उसका वो चांस वेस्ट नहीं हुआ, उसका वो चांस सिक्योर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट जो है रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाता है, उसको उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आती है लेकिन वो इंटरव्यू देने नहीं जाता, इंटरव्यू में अपीयर नहीं होता, तो इसका मतलब कि उसका वो चांस अवेल हो चुका है, वो चांस उसका वेस्ट हो चुका है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम एग्ज़ाम डेट की बात करें अगर, तो एग्ज़ाम जो है वो एक्सपेक्टेड है कि जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होती है उसके 2 माह, तकरीबन 2 माह के बाद जो है एग्ज़ाम जो है वो होता है। ये डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स का टोटल नंबर कितना है, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों ने जो तैयारी करनी है वो अपना जहन के अंदर 2 मंथ का डेडलाइन रख के जो है आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। लेट्स से जी अगर 22 अगस्त जो है ये हमारी लास्ट डेट है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, तो 22 अगस्त से नेक्स्ट सितंबर और अक्टूबर, तो इसका मतलब 22 अक्टूबर ये आप लोगों के पास डेडलाइन है जो आप लोगों ने अपना स्केड्यूल बनाना है, इस डेट के अकॉर्डिंग बनाना है। यानी 22 अक्टूबर के बाद एग्ज़ाम हो सकता है, अब अक्टूबर के लास्ट वीक में हो जाए या नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाए या सेकंड वीक में हो जाए, वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कम से कम 2 माह का टाइम जो है वो लास्ट डेट के बाद होता है, ठीक है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट डेट के बाद सिलेबस की तरफ। इम्पोर्टेंट बात और जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है कैंडिडेट्स के अंदर, तो सिलेबस जो है, पहली बात पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर इस पोस्ट के लिए कोई ऑफिशियल सिलेबस जो है वो नहीं है, पहली बात आप लोगों ने जो जहन के अंदर रखनी है, ठीक है। दूसरा कि जो टोटल 20 MCQs आते हैं आप लोगों के पास वो मेंशन है पेपर के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर, कि वो कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो वो आता है जी आप लोगों का जनरल एबिलिटी से, इंग्लिश के MCQs होते हैं, उसके अलावा उर्दू, बेसिक मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, जियोग्राफ़ी, बेसिक कंप्यूटर्स और एवरीडे
साइंस के हवाले से जो है MCQs आते हैं। यानी कि कह लें कि हर एक का एक एक दो दो जो है MCQs, कह लें कि दो दो या किसी एक के 3 MCQs भी हो सकते हैं इस GK के अंदर, ठीक है। तो टोटल आप लोगों के 20 MCQs हैं जी। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट बात नोट कर लेनी है कि जब मोस्टली कैंडिडेट्स जो हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं PPSC की, तो वो ये जो 20 MCQs हैं GK के, इनको वो इग्नोर कर देते हैं। उनका फोकस होता है ज़्यादा केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि केमिस्ट्री के 80 MCQs होते हैं जबकि इसके 20 हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हमारा वहाँ से अच्छा स्कोर आ जाए तो हमें इसका क्या लें कि इतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात आप लोगों ने इग्नोर नहीं करनी, ये 20 MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है कि एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी चल रही है। तो नेगेटिव मार्किंग का ये मतलब है कि आपने कभी भी 100 MCQs सारे के सारे अटैम्प्ट नहीं करने, ठीक है। मेरे जो सीनियर हैं उनके रिकमेंडेशन हुई है लास्ट ईयर, तो मैं देख रहा था कि उनसे बात हुई तो पता चला कि उन्होंने टोटल जो है वो 76 के करीब MCQs अटैम्प्ट किए थे, वो कह रहे थे, और उनका रिटन टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर गए थे वो, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी भी फुल पेपर अटैम्प्ट करने की तरफ नहीं जाना, बल्कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो MCQs आप लोगों को नहीं आती, बिल्कुल आइडिया नहीं है, तुक्का भी नहीं लग सकता, तो उनको आप अवॉइड करें, उनको आपने अटैम्प्ट नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो है जी PPSC मॉडल पेपर्स बाय इम्तियाज़ शाहिद। मार्केट में ये बुक अवेलेबल है, आप चाहे तो हार्ड फॉर्म भी इसकी परचेज़ कर सकते हैं, वरना इसकी सॉफ्ट फॉर्म जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वीडियो के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कह लेंगे तकरीबन 242 ओरिजिनल पास पेपर जो हैं, सॉल्व पास पेपर PPSC के, वो गिवन हैं। अच्छा, तो अब इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है जी, आप लोगों ने GK को प्रिपेयर कैसे करना है। तो स्ट्रैटेजी है कि डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने 50 MCQs इस बुक से तैयार करने हैं। डेली के 50 MCQs आप लोगों ने इस बुक से तैयार करने हैं GK के, जनरल नॉलेज के, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडी के हवाले से MCQs आप लोगों ने सारे तैयार कर लेने, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इग्नोर नहीं करना, GK भी इम्पॉर्टेंट है। तो डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने 50 MCQs रीड करने हैं, उनको अच्छे तरीके से लर्न करना है, ताकि आप लोगों का GK जो है ये भी साथ साथ प्रिपेयर होता चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम जी केमिस्ट्री पोर्शन की तरफ। मेजर पोर्शन जो हमारा टेस्ट का है, कितने MCQs हैं जी, टोटल 80 MCQs हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। तो अब इसका सिलेबस क्या है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे तैयारी करें हम, तो देखें जी, सबसे पहले आप लोगों ने थॉरली FSC को गो थ्रू करना है एक मरतबा, ठीक है। FSC पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को आप लोगों ने कवर करना है अच्छे तरीके से। इनके MCQs, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कन्वर्जन्स वगैरह हैं, ठीक है, और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप लोगों ने साथ इसको एक मरतबा गो थ्रू करना है। उसके बाद आप लोगों ने FSC की जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, जिसमें साल्ट एनालिसिस और टाइट्रेशन के बेसिक कंसेप्ट्स वगैरह हैं, इसको भी एक मरतबा आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिकल कॉपी जो है आप मार्केट से ले लें और उसको एक मरतबा गो थ्रू कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी स्ट्रैटेजी क्या है जी, हर एक स्टूडेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करेगा इसकी, लेकिन जो मेरी स्ट्रैटेजी है, ये जिस तरह से मैंने तैयारी करनी है वो ये है कि मैं 4 वीक जो है FSC को दूंगा, यानी कि 2 हफ्ते पार्ट 1 को और 2 हफ्ते ही पार्ट 2 को। तो ये आप लोग अपनी डिवीजन जो हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, हर एक स्टूडेंट का जो है वो कह लें कि स्ट्रैटेजी अलग-अलग हो सकती है। उसके अलावा अगर आप लोग ये जो है वो रीडिंग नहीं कर सकते बुक्स को, मतलब कुछ होता है ना कैंडिडेट्स, वो कह लें कि रीडिंग जो है उनको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप फिर क्या कर सकते हैं कि आप YouTube को यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप इस वक्त अभी मौजूद हैं। तो ये जो YouTube है इसको आप लोगों ने यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है। कैसे, आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, या ये आर्टिकल या ये चैप्टर या ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और टाइम कम है आपके पास, तो आप लोगों ने उसका YouTube से ऑनलाइन लेक्चर ले लेना है। किसी भी कह लें कि टीचर का आप लोग लेक्चर ले सकते हैं, चाहे वो कोई पाकिस्तानी टीचर हों, चाहे वो इंडियन टीचर हों या कोई फ़ॉरेन टीचर हों। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री के हवाले से किसी भी टीचर का जो है वो लेक्चर जो हैं वो आप लोगों ने, अगर हो सके तो कोशिश करें कि पूरा चैप्टर जो है उसकी वीडियो अवेलेबल हो तो वो देख लें। अगर नहीं है तो फिर सिलेक्टिव टॉपिक्स जो हैं
वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एफएससी के बाद आप लोगों ने बीएससी से ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको गो थ्रू करना है अच्छे तरीके से। सबसे पहले इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। इनऑर्गेनिक पोर्शन में सबसे पहले पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हवाले से जितना भी कवर आप कर सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स लें। उसके बाद वन लाइनर केमिस्ट्री जो है वहाँ पर देखें। उसके बाद अपना जो बीएस की बुक्स हैं, अगर आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, उससे तो अच्छी फिर बात ही कोई नहीं है। उसके बाद है जी केमिकल बॉन्डिंग है, एसिड बेसिस के कंसेप्ट्स हैं और थ्योरीज़ वगैरह, ये सारा कुछ। ये सिर्फ आउटलाइंस आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर जो है आप लोगों ने टॉपिक्स वगैरह वो सारे कवर करने हैं। उसके बाद आयनिक रिएक्शंस हैं इन सॉल्यूशन। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, क्रोमेटोग्राफी, कार्बन एंड सिलिकॉन। उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, क्रोमेटोग्राफी है और केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। अब ये सारी आउटलाइंस और इनके अंदर जो फर्दर टॉपिक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, वो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोगों ने इन आउटलाइंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और इनऑर्गेनिक के बाद जी फिज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आप लोगों ने सॉलिड्स, गैसेस, लिक्विड्स वाला तमाम जो हैं ये टॉपिक्स जो हैं, इनकी भी दोबारा से वीडियोस और रिटन जो मवाद है उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना अच्छे तरीके से। उसके अलावा कोलाइड्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, फेज़ रूल एंड कैटालाइसिस वगैरह, ये सारे फिज़िकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स जो आपने एक मरतबा गो थ्रू कर लेने। उसके बाद जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स, उसके वाले से हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, इनकी जितनी भी कन्वर्जन्स वगैरह हैं वो सारे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वगैरह, इनकी भी कन्वर्जन्स, रिएक्शन सारे, इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है और एंड प्रोडक्ट वगैरह क्या है, ये सारे आप लोगों ने अच्छे तरीके से एक मरतबा गो थ्रू करना है। उसके बाद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट्स, स्टीरियोआइसोमरिज्म, इसमें फर्दर जो है एपिमराइजेशन है, फिर क्या लें कि कैटिनेशन वगैरह वो सारा कुछ। बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपका मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, IR और UV वगैरह शामिल हैं। और उसके बाद सिंथेटिक पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स का चैप्टर जो है वो भी आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना एक मरतबा, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स जो हैं कौन सी हैं, आप कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक के लिए आप कारवान इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ कर सकते हैं, BSc की, ठीक है। MSc की नहीं, BSc की, यानी BS और BSc जो मोस्टली पेपर जो है वो आपका FSC और BSc से आता है, ठीक है। MSc का कह लें कि पोर्शन जो है वो ना होने के बराबर होता है। तो मेजर पोर्शन जो लास्ट टाइम टेस्ट आया है उसके अंदर जो आया था वो BSc से आया था। तो BSc जो है वो ज़्यादा उसको आप लोगों ने कह लें कि टाइम देना है, उस पर ज़्यादा आप लोगों ने फोकस करना है। उसके बाद जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय GD तुली, और ये जो है बुक, ये सारी बुक्स जो हैं वो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप लोगों ने वो डाउनलोड कर लेनी है वहाँ से, ठीक है। ये अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में है, मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर BSc बाय डॉक्टर M यूनुस। उसके बाद कारवान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर BSc। उसके बाद ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय M यूनुस। उसके बाद कारवान फ़िज़िकल केमिस्ट्री, और उसके बाद फ़िज़िकल केमिस्ट्री बाय BS बहल। अच्छा, इन सब में से ये वाली बुक जो है आप लोगों के पास, टेस्ट योर केमिस्ट्री बाय चोरिसनावला, ये आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए, हार्ड फॉर्म के अंदर या सॉफ्ट फॉर्म के अंदर। वैसे तो ये भी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास हार्ड फॉर्म अवेलेबल है तो वो तो सबसे अच्छी बात है। तो ये केमिस्ट्री जो है, ये वाली बुक, ये आप लोगों ने लाजमी आप जो है इसको गो थ्रू करना है। यहाँ से लाजमी आप लोगों ने इस बुक को एक मरतबा रीड करना है। इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट्स हैं, वन लाइनर कंसेप्ट्स, वो सारे आप लोगों ने रीड करने हैं, ठीक है, टेस्ट से पहले। तो ये कह लें कि एक अच्छी बुक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ से इसकी जो है ना वो तैयारी करें, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जो है वो लाजमी बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और मुझे लाइक करके भी आप लोगों ने बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। तो जाने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग जो हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि आपको इसके रिलेटेड फ़र्दर जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो बर वक्त मिल सकें, ठीक है। सो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इस पोस्ट के लिए। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।